पोमाटो है। क्या है पोमाटो? आलू गुणा मटर, आलू गुणा बैगन, आलू गुणा टमाटर, आलू गुणा मिर्च। ठीक है, ये फटाफट बताइए। हाँ, नाम से ही समझ में आ जाएगा, पोमाटो। ठीक है, पोमाटो अगर ये क्रॉस है तो ये किसका होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर पोटैटो इनटू टोमाटो। ठीक है, तो पोमाटो, इनसे नाम भी बन गया। ठीक है, इसमें नीचे आलू लगता है और ऊपर टमाटर लगते हैं, ये ग्राफ्टिंग है। ठीक है, आलू और टमाटर का क्रॉस, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ब्रीमाटो है। ब्रीमाटो अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत पढ़ा, पिछले साल जो है न्यूज़ में, शायद 2021-22 में ये न्यूज़ में खूब आया था, न्यूज़पेपर में। ठीक है, ब्रीमाटो, और आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी खूब शेयर किया था। किसका क्रॉस है? बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है। नाम अगर देखोगे, ब्रिंजल इनटू टोमाटो। ठीक है, क्या हो गया? ब्रीमाटो। ठीक है, ध्यान रखना किसका क्रॉस है? बैंगन इनटू टोमेटो। ये भी ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया गया था। कहां पर तैयार किया गया था? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कहां पर स्थित है भैया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर स्थित है बताइए। इसमें बैगन के पौधे पर टमाटर की ग्राफ्टिंग कर दी गई थी, जिससे एक ही पौधे पर बैगन भी लगता है, टमाटर भी लगता है। हाँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल वाराणसी। एमेस्कुलेशन है। एमेस्कुलेशन की क्रिया बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही की जाती है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको एमेस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है एमेस्कुलेशन? शर्मा जी एक बार और सोचिए। हाँ, पुष्प के नर भाग को हटाना। जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जिस पौधे को हम मेल लेते हैं, ठीक है, जिस पौधे को हम फीमेल लेते हैं, उस फीमेल प्लांट के फ्लावर से हमको जो मेल पार्ट होता है, जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं, इसको पॉलिनेशन के पहले ही हटा दिया जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है एमेस्कुलेशन। ठीक है, कपास में आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, म्यूटेशन की खोज किसने की? म्यूटेशन की खोज किसने की भैया? म्यूटेशन पादप प्रजनन की एक विधि होती है जिसमें जीन के किसी भी जीव का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में अचानक बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, बदलाव करने के लिए भौतिक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक विधियों का भी उपयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल, ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन को खोजा था। किसमें? ड्रोसोफिला के अंदर। किसमें? ड्रोसोफिला में, फल मक्खी में। ठीक है, और म्यूटेशन शब्द भी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, साथ ही साथ म्यूटेशन थ्योरी भी ह्यूगो डी व्रीज ने ही दी है। किसी जीव के अनुवंशिक पदार्थ डीएनए में अचानक बदलाव करना या अचानक बदलाव होना पादप प्रजनन की विधि है। कौन सी विधि में अचानक बदलाव कर देते हैं हम डीएनए में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या किया जाता है? अचानक बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, फसलों में म्यूटेशन के लिए मुख्यतः उपयोगी विकिरण है। वैसे तो इन सभी का उपयोग किया जाता है म्यूटेशन में,
बट सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली रेडिएशन कौन सी होती है जो फिजिकल म्यूटेशन में उपयोग की जाती है? कौन सी फसलों के म्यूटेशन में मुख्यतः उपयोगी विकिरण कौन सी है? बिल्कुल गामा रेडिएशन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गामा रेडिएशन की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होता है तो, और ये प्राप्त कहां से की जाती है, तो आपको पता है भैया कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक तत्व है, इस समस्थानिक तत्व ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है, कोबाल्ट का समस्थानिक है, आइसोटोप है, और इसके द्वारा इसके विघटन से गामा रेडिएशन प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक्स विकिरण की खोज किसने की? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक्स रेडिएशन या विकिरण की खोज सबसे पहले किसने की या किसने की? ठीक है, एक्स रेडिएशन की खोज किसने की, फटाफट बताइए। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है भैया। आरकेएस जी, कल का हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो आज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट, तो रोंटजन करेक्ट। नेक्स्ट आपका, विश्व में धान की प्रथम म्यूटेंट किस्म है? धान की सबसे पहली म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? विश्व में धान की प्रथम म्यूटेंट किस्म है? कार्लोस 76, जगन्नाथ, जया और IR 8। ध्यान रखना भैया, विश्व बोला है, वर्ल्ड में सबसे पहली म्यूटेंट धान की वैरायटी है कार्लोस 76। कौन सी? कार्लोस 76। और अगर इंडिया में बोले, इंडिया के अंदर अगर धान की सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी बोले तो वो है जगन्नाथ। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ पूरी भारत में ही है, तो भारत की पहली म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ, और वर्ल्ड की अगर हम बोले तो कार्लोस 76। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में म्यूटेशन हो सकता है? निम्न में म्यूटेशन हो सकता है, या निम्न में म्यूटेशन संभव है, या निम्न में से किसमें म्यूटेशन कराया जाता है? किसी भी टाइप से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल बीज में, केवल कलिका में, केवल परागकण में, या उपरोक्त सभी में? हम म्यूटेशन किसमें करा सकते हैं? आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है MPPT की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च से कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और FLT टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। मात्र 4,999 रुपये में, और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी MPPT की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, FLT और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। हाँ, म्यूटेशन सभी में कराया जा सकता है भैया, ठीक है, समझ में आया ना, ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता कि म्यूटेशन के लिए पौधे का सबसे अच्छा भाग कौन सा है,
तो बेस्ट होता है सीड। आया ना समझ में? म्यूटेशन में सबसे अधिक अगर उपयोग होता है तो बीज का होता है, बट यहां पर आपको सीधा पूछा है कि निम्न में से किस में म्यूटेशन संभव है या कर सकते हैं, तो इन सभी में हम म्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सीड में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप किस में कर सकते हो? कलिका में, पोलन ग्रेन में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, विकिरण म्यूटेशन मुख्यतः उत्पन्न होता है। देखो म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, रेडिएशन या जिसको फिजिकल म्यूटेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है केमिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन में आप रेडिएशन का उपयोग करते हो, और मुख्य रूप से रेडिएशन जो म्यूटेशन होता है वो किस में उत्पन्न होता है, जबकि केमिकल म्यूटेशन जो होता है वो अलग। ठीक है, तो पहले आपको बताना है कि रेडिएशन म्यूटेशन मुख्यतः किस में उत्पन्न होता है, किस में देखा जाता है। रेडिएशन से अगर हम म्यूटेशन करें तो म्यूटेशन किस में होगा? डीएनए में होगा, क्रोमोसोम में होगा, डीएनए क्रोमोसोम दोनों में होगा, या कोई नहीं? ध्यान रखना भैया, डीएनए में होता है केवल। किस में होता है? रेडिएशन म्यूटेशन हमेशा डीएनए में होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ में होता है, ध्यान रखना। जबकि अगर हम बात करें किसकी? रासायनिक म्यूटेशन की, तो रासायनिक म्यूटेशन जो होता है वो किस में होता है? डीएनए, गुणसूत्र दोनों में, या कोशिका द्रव्य में? बताइए। केमिकल म्यूटेशन, रासायनिक म्यूटेशन उत्पन्न होता है किसमें? बिल्कुल ध्यान रखना भैया, केमिकल म्यूटेशन डीएनए में भी होता है और क्रोमोसोम में भी होता है, ये दोनों में देखा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ, ए एंड बी। डीएनए में भी होता है, क्रोमोसोम में भी होता है। यहां पर क्रोमोसोम भंग होते हैं किससे? तो केमिकल म्यूटेशन से क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। और डीएनए का अगर हम बात करें तो डीएनए बाइंडिंग होती है, ये लिंकिंग होती है। ठीक है, दोनों रासायनिक म्यूटेशन दोनों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगर हम देखें, बहुगुणिता की खोज किसने की? बहुगुणिता को किसने खोजा था सबसे पहले? यहां पादप बहुगुणिता की बात नहीं हो रही है, सीधा बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी को सबसे पहले किसने खोजा था, और पॉलीप्लॉइडी सबसे पहले नाम किसने दिया था? ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी की जो खोज की थी वो की थी लुट्ज ने। किसने की थी? लुट्ज ने। सबसे पहले लुट्ज ने पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता को खोजा था। और अगर आपको बोले कि पॉलीप्लॉइडी नाम किसने दिया तो वो विंकलर ने दिया था। किसने? विंकलर ने। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, तो बिल्कुल ये वाला करेक्ट है भैया। नेक्स्ट, ऑटोपॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करने हेतु उपयोगी हार्मोन है। इसको कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करने हेतु उपयोगी हार्मोन है। कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? यह निम्न में से कौन सा हार्मोन बहुगुणिता उत्पन्न करता है? पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करता है। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम सेट में वृद्धि होना। जब समान जाति के क्रोमोसोम सेट में वृद्धि होती है तो उसको ऑटोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और जब भिन्न जाति के क्रोमोसोम में वृद्धि होती है तब उसको एलोपॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कोल्चिसिन हार्मोन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? ऑटोपॉलीप्लॉइडी उत्पन्न कर सकते हैं। ये कोल्चिसिन हार्मोन किस प्रकार से स्वबहुगुणिता उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखना, मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है तो इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है, तुर्क तंतु। ठीक है, तो ये कोल्चिसिन हार्मोन क्या करता है? जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन को बनने से रोक देता है, जिससे यहां पर जो भी क्रोमोसोम रहेंगे वो ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाएंगे और मध्य रेखा पर ही ये क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? इनका डुप्लीकेशन हो जाएगा, द्विगुणन हो जाएगा, और इस प्रकार क्रोमोसोम सेट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला, वर्तमान में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। वर्तमान में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो
कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? ऑटोपोलीप्लॉइडी है, एलोपोलीप्लॉइडी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। वर्तमान में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें किस कैटेगरी के अंदर आएगी? बिल्कुल करेक्ट, एलोपोलीप्लॉइडी। मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि वर्तमान में हम जितनी भी फसलें उगाते हैं मैक्सिमम, मुख्य रूप से वो अधिकतर फसलें किसके अंदर आती है? एलोपोलीप्लॉइडी के अंतर्गत आती है, पर बहुगुणित के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट, खाया जाने वाला केला होता है, जिस केले को हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, या टेबल बनाना जो होता है जिसको जनरली खाया जाता है, ठीक है, ये किस प्रकार का केला होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है? ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो केला होता है ये होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। अब इसका कभी कभी क्रॉस पूछ लेता है कि ये ट्रिप्लॉइड जो केला बनता है, मतलब 3N, ये कैसे विकसित हुआ है? तो इसको भी ध्यान रखना भैया। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो 4N इंटू 2N है, मतलब मेल आपका जो है वो 4N और फीमेल जो है वो क्या है? 2N। तो यहाँ पर इसका जो गैमीट बनेगा वो 2N बनेगा, इसका जो गैमीट बनेगा वो N बनेगा, और इन दोनों के क्रॉस से क्या बनेगा? 3N। और इस प्रकार ये आपका खाया जाने वाला केला उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्रॉस भी कभी कभी पूछ लेता है कि खाए जाने वाले केले के जनक कौन है। ठीक है। टिश्यू कल्चर में उपयोगी हार्मोन है। जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर में माध्यम में या इन विट्रो कल्चर के अंदर कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो त्रिगुणितता होती है ये सीडलेस फ्रूट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साइटोकाइनिन हार्मोन। अब साइटोकाइनिन हार्मोन तो ठीक है भैया, बट बाकी अगर यहाँ पर साइटोकाइनिन यहाँ पर भी आ रहा है, बट इसमें से ऑक्सीन आएगा कि एथिलीन आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन कभी भी अकेला काम नहीं करता, इसके लिए ऑक्सीन होना जरूरी है। ठीक है। तो साइटोकाइनिन ये टिश्यू कल्चर में क्या करता है? जो टिश्यू आप उपयोग करते हो नया पौधा तैयार करने के लिए, उसमें जो केलस बनता है, केलस में सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है, और इसके लिए ऑक्सीन की प्रेजेंस होना आवश्यक है। ठीक है। तो ऑक्सीन भी कौन सा? प्राकृतिक, IAA, जिसको हेटेरो ऑक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला बताइए। प्रत्येक जीवित कोशिका में अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। बताइए भैया, प्रत्येक जो जीवित कोशिका के अंदर अपने ही समान एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता, इस क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, इसको कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक जीवित कोशिका में अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है, इसको कहा जाता है टोटीपोटेंसी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। उत्तक संवर्धन से तैयार पौधों को रोपण से पहले एक प्रक्रम से गुजारा जाता है। देखो, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन से जो भी नए पौधे तैयार होते हैं उनको सीधे खेत में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, बल्कि एक प्रक्रिया से गुजारने के बाद में क्या करते हैं? उनको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या, किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब कुल मिला के जो खेत के वातावरण में पौधे को खेत के वातावरण के प्रति पौधे में सहनशीलता को बढ़ाना। ठीक है। अगर हम सीधा अगर उसको लेबोरेटरी से निकाल कर खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे लेबोरेटरी से बाहर इसको लाकर क्या किया जाता है? बाहर के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। पहले छांव में रखते हैं, फिर थोड़ा धूप बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो है ये पूरी प्रोसेस जो है फिर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि खेत के वातावरण को सहन करने की क्षमता इसके अंदर उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट,
ऊतक संवर्धन में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? टिश्यू कल्चर में पौधे के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए भैया, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे उसके प्रति टॉलरेंस पावर बढ़ाना होता है, यह हार्डनिंग होता है। ठीक है, जैसे घर में भी आपने देखा है, बच्चा जो नया पैदा होता है, नया जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, उसको सीधे बाहर नहीं ले जाते। ठीक है, धीरे 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 पहले घर के अंदर से धीरे बाहर, फिर गली में, ठीक है, फिर मोहल्ले में, फिर गांव से बाहर, ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, उसी टाइप से। नेक्स्ट, ऊतक संवर्धन में पौधे के किस भाग का उपयोग करते हैं? बिल्कुल, किसका उपयोग करते हैं? प्ररोह शीर्ष विभाज्योतक, जो एपिकल शूट मेरिस्टेम होता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायरस फ्री होता है भैया। ठीक है, तो इससे जो तैयार पौधे होंगे वो भी आपको वायरस फ्री मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला, ऊतक संवर्धन माध्यम में सबसे अधिक पाया जाता है। ऊतक संवर्धन माध्यम के अंदर भैया पोषण होता है। ठीक है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर हम देखें, अगार अगार भी होता है, सुक्रोज भी होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऊतक संवर्धन माध्यम में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो होती है अगार और सुक्रोज की। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, जीव द्रव्य संकरण से प्राप्त संतति कहलाती है। जीव द्रव्य संकरण, या अगर हम बोले प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है, यह संतान उत्पन्न होती है, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, उसको कहा जाता है साइब्रिड। क्या बोलते हैं? साइब्रिड बोलते हैं। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। देखो, कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? तो माध्यम में सेलुलेज और पैक्टिनेज नामक जो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सेल वॉल का डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है? कोशिका भित्ति रहित हो जाती है। अब बिना सेल वॉल के जो कोशिका है उसको आप किस नाम से जानोगे? तो बिना कोशिका भित्ति के जो कोशिका रहेगी, ये मान लो कोशिका का सेल वॉल है, अगर मान लो जो माध्यम के अंदर या इन विट्रो कल्चर के अंदर जो सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम है, ये क्या करेंगे? इसका डिग्रेडेशन कर देंगे, तभी तो जीव द्रव्य क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, और ये दूसरे जीव द्रव्य से क्या होगा? फ्यूज होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे? तो कोशिका भित्ति रहित जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म मत बोल देना भैया, कोशिका भित्ति के अंदर जो जीव द्रव्य है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बट अगर कोशिका भित्ति हट जाए तो बची हुई कोशिका क्या कहलाएगी? उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहां कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जीव द्रव्य संकरण में जीव द्रव्यों को आपस में संलयित करने का कार्य कौन करता है? आपस में उनके फीजन का कार्य कौन करेगा? ठीक है, मतलब जीव द्रव्य संकरण में आपने जो दो कोशिकाएं ली है जिनके बीच आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, पहले तो आपने उसकी सेल वॉल को डिग्रेडेट कर दिया, खत्म कर दिया, अब जीव द्रव्य ओपन हो गए। अब इन दोनों को फ्यूज आपस में जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन, अगार या पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल या सुक्रोज? कौन सा पदार्थ इन दोनों को जोड़ने का या संलयित करने का काम करेगा? वो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, जिसको कि पीईजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या किया जाता है? जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके या मॉडिफिकेशन इंजीनियरिंग का उपयोग करके जो किस्में तैयार की जाती है उनको
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। तो यहां पर आपको सीधा पूछा है, सबसे पहली ट्रांसजेनिक, सबसे पहली मनुष्य द्वारा निर्मित फसल ट्रिटिकेल है, बट सबसे पहले ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो कौन सी है, वो है टोबैको या तंबाकू। बिल्कुल करेक्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, भारत में व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी ट्रांसजेनिक फसल उगाई जाती है व्यावसायिक रूप से, कमर्शियली रूप से? भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। क्या होना चाहिए आंसर? बीटी सरसों, बीटी सोयाबीन, बीटी कपास, ये बीटी बैगन। बिल्कुल, आप में से सभी का करेक्ट आंसर है भैया बीटी कॉटन। कौन सी? बीटी कॉटन का सबसे ज्यादा एरिया है कहां पर? इंडिया में। वर्ल्ड में अगर बोले विश्व में, तो ध्यान रखना विश्व में सबसे ज्यादा एरिया पे उगाया जाता है बीटी सोयाबीन। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? नेक्स्ट अगला, अच्छा यहां एक और ध्यान रखना भैया, भारत में अभी केवल ट्रांसजेनिक फसल के रूप में बीटी कॉटन को ही अप्रूवल था, बट बीटी मस्टर्ड को भी अप्रूवल मिल चुका है। ये खाद्य फसल में आएगी। ठीक है, तो खाद्य फसल के रूप में अगर हम बोले तो सबसे पहली फसल ये है जिसको इंडिया में बीटी फॉर्म में अप्रूवल मिला है, जबकि ये कॉटन ये कमर्शियल क्रॉप है, इसको पहले से ही मिल रखा है। बीटी कॉटन भारत में कब आया था? उसका आगमन 2002 में हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये तो भैया साइंटिस्ट लोग जाने, भाई ट्रायल में तो है बीटी सोयाबीन, हो जाएगा जल्दी। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हर बीटी को अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्टर्ड तो हो गया। मस्टर्ड की कौन सी वैरायटी है बीटी जिसको अप्रूवल मिला है? DMH11। DMH11 मतलब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ट्रांसजेनिक किस्मों के विकास में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये आप में से हर किसी को पता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक जो किस्में तैयार की जाती है, फसलें तैयार की जाती है। बीटी ब्रिंजल भी ट्रायल में है भैया, बट अभी तक उसका ऐसा सुनने में नहीं आया कि उसको अप्रूवल मिला है। बीटी मस्टर्ड को मिल गया है। बताइए, ट्रांसजेनिक किस्मों के विकास में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सभी को पता है, टर्मिनेटर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनेटर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो जो ट्रांसजेनिक फसलें विकसित की जाती है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गाइटेनोगेमी पाया जाता है। कहां पर पाया, किस में पाया जाता है भैया? गाइटेनोगेमी, मैंने आपको क्लास के अंदर भी इसको समझाया था कि एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन है जो कहां पर देखने को मिलता है। कौन सी क्रॉप सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है गाइटेनोगेमी को बताने के लिए? गाइटेनोगेमी का मतलब होता है एक ही फसल पर नर और मादा दोनों फूल अलग अलग स्थान पर हैं और क्रॉस पोलिनेशन होता है। एक ही पौधे पर नर मादा दोनों फूल हैं। ठीक है, वो मक्का में होता है। बिल्कुल, मक्का में आप अगर देखो तो ऊपर आपका जो है ये आपका क्या होता है? ये नर फ्लावर है और यहाँ पर ये क्या है? ये मादा फ्लावर है। ये क्रॉस पोलिनेशन, जब इस प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन होता है तब इसको कहा जाता है गाइटेनोगेमी। ये मक्का के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। स्वपरागण का सबसे अच्छा उदाहरण है, सेल पोलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है भैया? फूल गोभी, मक्का, गेहूं या पालक? आप बोलोगे सर दो तो हो नहीं सकते। फूल गोभी तो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है, पालक के अंदर वायु द्वारा पर परागण होता है और मक्का में अभी आपने गाइटेनोगेमी टाइप का क्रॉस पोलिनेशन बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? गेहूं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है इसका। और गेहूं के अंदर जो स्वपरागण या ऑटोगेमी जो होती है वो किस प्रकार की होती है?
क्लिस्टोगेमी टाइप की। टमाटर के अंदर जो स्वपरागण होता है वो किस टाइप का होता है? चेस्मोगेमी टाइप का। मतलब फूल अगर बंद है और बंद फूल के अंदर ही क्या हो जाए? पॉलिनेशन हो जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो ये गेहूं में होता है। नेक्स्ट गेहूं धान में। नेक्स्ट मक्का और चुकंदर में होता है या होते हैं। प्रोटेंड्री दशा होती है, प्रोटोगाइनी होती है, या उपरोक्त दोनों, या होमोगेमी। प्रोटेंड्री का मतलब नर भाग पहले परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है मादा भाग या गाइनोशियम जल्दी पकना। ठीक है, तो यहां पर मक्का और चुकंदर के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार की कंडीशन होती है? प्रोटेंड्री होती है, बिल्कुल, मक्का और चुकंदर में। जबकि बाजरा की अगर बात करें तो बाजरा में क्या पाया जाता है? ध्यान रखना भैया, बाजरा के अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है प्रोटोगाइनी। ठीक है, बाजरा में मादा भाग पहले परिपक्व होता है। होमोगेमी क्या है? जब दोनों एक साथ पके तो ये स्वपरागण को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारे से कल जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया था और आरकेएस जी ने बोला भी था। ठीक है, लास्ट में जैसे मैं सिस्टम बंद करने गया तो मुझे एकदम से दिखा था। ठीक है, वैसे भी मैं हर क्लास के बाद एक बार जो है पूरी पीडीएफ आपको डालने से पहले पूरी चेक करता हूं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो है पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बिल्कुल ज्ञानी नहीं है भैया। ठीक है ना, हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ती है पढ़ाने के लिए। ठीक है, चीज़ें हम भी भूलते हैं, कई बार हम भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती है, बट माइंड में कोई दूसरी चीज़ आ जाती है तो आंसर मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, सबसे होता है। ठीक है, तो गुलदाउदी का जो पौधा होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। किस टाइप का प्लांट होता है? शॉर्ट डे प्लांट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, मक्का बिल्कुल मोनोसियस प्लांट होता है। मोनोसियस प्लांट मतलब जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों भाग आपको मिलते हैं। एक मिनट, सर लॉन के लिए सीड रेट क्लियर करें। बिल्कुल भैया, मैंने क्लियर किया उसका भी, वो 20 से 25 ही है। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बट कुछ बुक्स जो है वो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर भी दे रही है। ठीक है, तो मैंने इसको भी क्लियर किया था, बट मैक्सिमम जो रेफरेंस है वो अधिकतर जो है वो 20 से 25 किलोग्राम ही दे रहे हैं। और अधिकतर रेफरेंस तो जो है वो अधिकतर 20 से 22 किलोग्राम देते हैं। ठीक है, गूगल पे भी सर्च किया, सब दूर। ठीक है, बुक्स में भी छाना, तो मैक्सिमम बुक्स जो है वो 20 से 25 किलोग्राम ही इसका आंसर देती है। ठीक है, 20 से 25 या 20 से 22 किलोग्राम। ठीक, अब भैया अब स्टैंड हॉर्टिकल्चर में जो दिया है, चलो ठीक है, एक बार और मैं क्लियर करूंगा। आपका स्टैंड तो मैंने नहीं देखा है और मैं उसको भी देख लूंगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो आज की हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर लग रहा है? कुछ इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है कि भैया एग्रीकल्चर अच्छा थोड़ा स्ट्रांग हो गया है? लगातार पढ़ते रहे हम लोग, क्लास में भी पढ़ते रहे, उसके क्वेश्चंस हम लोग रोजाना शाम को जो है प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करते रहे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। ठीक है, और डरना नहीं है। देखो, चीज़ें हम भी भूल जाते हैं भैया। ठीक है, आप भी भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं कि कभी बैठे बैठे कुछ याद आ जाए और बोले अरे ये तो याद नहीं है। सब याद है आपको। जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो चीज़ें आपके अपने आप याद आती है, क्योंकि वहाँ जो 3 घंटे का टाइम होता है वो बिल्कुल कंप्यूटर और आप होते हो, आप बाजू वाले से भी मतलब नहीं रखते। ठीक है, तो आपका दिमाग वहाँ पर इतना फास्ट चलता है, तो इसलिए जो है आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, मैराथन का अनूप शर्मा जी बोल रहे सर एक दिन मैराथन हो जाए। चलो कोशिश करते हैं भैया। ठीक।
ठीक है ना। प्रतिभा जी, सर जी पहले से बहुत सही है, अब आपने बहुत ही अच्छे से समझाया हर चीज़ को। चलो प्रतिभा जी धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहो भैया। तो ठीक है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।